स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि अब बिहार के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ेंगे मंत्रियों के बच्चे, सख्त फैसले की चर्चा। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षा को लेकर के एक बड़ा और चर्चा में रहने वाला प्रस्ताव सामने आया है। बताया जाता है कि अब बिहार के मंत्रियों के बच्चे भी बिहार के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्तर पर यह विचार किया जा रहा है कि मंत्रियों और अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा बढ़ सके। इस प्रस्ताव का मकसद सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार लाना और लोगों के बीच ये संदेश देना कि अगर सिस्टम मजबूत होगा तो हर वर्ग के लोग उसी पर भरोसा करेंगे। इससे स्कूलों में सुविधाएं, पढ़ाई का स्तर और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अगर ऐसा कोई सख्त निर्णय लिया जाता है तो फिर ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव माना जाएगा। बिहार में लेडी सिंघम की तैनाती, स्कूल कॉलेजों में सुरक्षा पर बड़ा प्लान। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है। इस योजना के तहत बिहार के स्कूल और कॉलेजों के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिन्हें आम लोग लेडी सिंघम और पुलिस दीदी के नाम से भी पहचान रहे हैं। इसका मकसद छात्रों को सुरक्षित माहौल देना और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से नजर रखना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से गश्ती करते हुए स्कूल कॉलेजों के गेट और फिर आसपास के इलाकों में निगरानी रखेंगी। या किसी भी तरीके की छेड़खानी या फिर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये व्यवस्था खास करके उन इलाकों में लागू की जाएगी जहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा है और सुरक्षा की जरूरत महसूस की जाती है। इस कदम को महिला सुरक्षा और फिर पुलिसिंग को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। उम्मीद है कि इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और शिक्षा संस्थानों के आसपास का माहौल ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने का फैसला, काम होगा और आसान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले 2 महीने के भीतर बिहार की आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस फैसले से जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इन स्मार्टफोन्स की मदद से पोषण ट्रैकिंग, बच्चों और फिर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का डेटा अपडेट करना और सरकारी रिपोर्टिंग का काम और आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी पारदर्शिता और तेज आएगी। कुल मिलाकर के ये पहल आंगनबाड़ी सिस्टम को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। इससे सेविकाओं के कामकाज में सुधार होगा और फिर सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। बिहार में पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप, फिरौती के मामले में गिरफ्तारी। दरअसल बात है कि बिहार में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां पर पुलिस विभाग से जुड़े कुछ लोगों पर ही गंभीर आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में 2 दारोगा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोप है कि कुछ लोगों ने किडनैपिंग और फिर फिरौती की साजिश रच करके एक व्यक्ति से पैसे वसूले। जांच के दौरान मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ही अपने विभाग के कर्मियों पर कार्रवाई की है, जिससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि पुलिस व्यवस्था की छवि पर असर न पड़े और फिर कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। नीतीश कुमार को मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया गया, खगड़िया में प्रशांत किशोर का हमला। दरअसल बात है कि बिहार की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बार राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा और विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर ने सत्ता और गठबंधन की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि असली फैसले कहीं और लिए जाते हैं और जनता को सिर्फ चेहरा दिखाया जाता है। जहां उनके इस बयान को सीधे तौर पर सत्ता पक्ष पर हमला माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। सत्ता पक्ष की ओर से इस पर कड़ी प्रतिक्रिया आने की संभावना है, जबकि विपक्ष इसे अपने तर्कों के समर्थन में इस्तेमाल कर सकता है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा राजनीतिक टकराव खड़ा कर सकता है।
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के बुलावे पर अनंत सिंह मुंबई जाएंगे, सियासत में जुबानी जंग तेज। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी और चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक सोनू सूद के बुलावे पर पूर्व विधायक अनंत सिंह मुंबई जाने वाले हैं। इस मुलाकात की खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की अटकलें लगने लगी है और इसे सियासी नजरिए से भी देखा जा रहा है। इस बीच जेडीयू विधायक ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब मौका मिलते हैं तो फिर नेता खुद आगे क्यों नहीं बढ़ते। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है और फिर सत्ता और फिर विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को बिहार की बदलती सियासी हलचल के रूप में देखी जा रही है। आने वाले दिनों में इस मुलाकात और बयान पर और प्रतिक्रिया सामने आ सकती है, जिससे राजनीतिक समीकरणों में और हलचल बढ़ने की संभावना है। कैबिनेट विस्तार से पहले सियासी हलचल तेज, सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से अहम मुलाकात। दरअसल बातें हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इसमें ललन सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें नए मंत्रिमंडल के गठन और फिर शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में संभावित मंत्रियों के नाम, विभागों के बंटवारे और शपथ ग्रहण की तारीख को लेकर ये बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण कराया जा सकता है। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें भी तेज हो गई है। यह घटनाक्रम बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि कैबिनेट विस्तार में किन चेहरों को जगह मिलती है और सत्ता संतुलन किस तरह आगे बढ़ता है। बिहार पुलिस में रील पर सख्त कार्रवाई, महिला एसआई पर गिरी गाज, नियम तोड़ना पड़ा भारी। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस में अनुशासन को लेकर के बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मामला खगड़िया का है, जहां पर एक महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा सोशल मीडिया पर रील बनाने का मामला सामने आने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो डिलीट करने के बावजूद भी कार्रवाई से बचाव नहीं हो सका। इस मामले के बाद बिहार पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि ड्यूटी के दौरान नियमों का उल्लंघन किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागीय जाँच के बाद महिला एसआई पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे पुलिस विभाग में सख्ती का माहौल बन गया है। ये घटना पुलिसकर्मियों के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर गैर जरूरी गतिविधियों से बचना जरूरी है ताकि ड्यूटी और जिम्मेदारी पर कोई भी असर न पड़े और विभाग की छवि भी बनी रहे। जनगणना में सख्ती, शिक्षकों की ड्यूटी पर कड़ी नजर। दरअसल बातें हैं कि आने वाले जनगणना को लेकर के प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इस दौरान ड्यूटी में लगाए जाने वाले शिक्षकों की जिम्मेदारी और फिर निगरानी को लेकर के सख्त व्यवस्था की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हाजिरी और फिर फील्ड वर्क की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और फोटो आधारित होगी, जिससे किसी भी तरीके की लापरवाही पर तुरंत पकड़ हो सकेगी। इस व्यवस्था के तहत जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होना होगा और हर गतिविधि का रिकॉर्ड फोटो और लोकेशन के साथ दर्ज किया जाएगा। इसका मकसद ये है कि काम में किसी भी तरीके की ढिलाई या फिर काम की को रोका जा सके और फिर आंकड़े पूरी तरह से सही और पारदर्शी तरीके से एकत्र किया जा सके। ये कदम जनगणना प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और फिर व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ डेटा की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि सरकारी योजनाओं के लिए भी सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी, जिससे आगे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। बिहार के 1315 गांवों को गोद लेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय, शिक्षा से बदलेगा गांव का चेहरा। दरअसल बात यह है कि बिहार में शिक्षा और फिर ग्रामीण विकास को जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार के करीब 1315 गांव को अब विश्वविद्यालय और कॉलेज गोद लेंगे, जिससे इन इलाकों में सीधे शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ेगी। इस पहल का उद्देश्य गाँव में शिक्षा, जागरूकता और फिर विकास गतिविधियों को मजबूत करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय अपने अपने गाँव के प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम में शामिल होंगी, यानी कि जिस संस्थान का गोद लिए गांव में काम बेहतर होगा उसे बेहतर ग्रेड मिलेगा। जिस साथ ही रिसर्च, इनोवेशन और सामाजिक गतिविधियों पर भी खास फोकस किया जाएगा ताकि पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर बेहतर सुधारने और फिर युवाओं को नई दिशा देने की उम्मीद है। इससे छात्रों को जमीनी स्तर पर काम करने का अनुभव मिलेगा और फिर गाँव में विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ सकती है, जिससे शिक्षा और फिर समाज के बीच एक मजबूत कड़ी बन सकेगी। बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव, 12 जिलों में बारिश और तेज हवा का अलर्ट।
दरअसल बातें हैं कि बिहार में मौसम ने एक बार फिर से करवट लेने के संकेत दिए हैं। अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव से गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की भी जरूरत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बिहार के करीब 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और फिर कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले में न रहने और फिर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। कुल मिलाकर के मौसम का ये बदलाव राहत और फिर सावधानी दोनों लेकर के आया है। जहाँ पर एक और गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं पर तेज हवा और बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। इसीलिए लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है। वाला गाना बना चर्चा का केंद्र, सियासत में जुड़ा नया एंगल। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक पुराने गाने की लाइन बाबूजी धीरे चलना, हाँ बड़े धोखे इस राह में, चर्चा का विषय बनी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाने को लेकर के सियासी गलियारों में अलग अलग तरह की व्याख्याएं की जा रही है और इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जोड़ करके देखा जा रहा है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि भाजपा के भीतर और फिर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए गठबंधन में संतुलन बनाए रखने को लेकर के चल रही चर्चाओं के बीच ये गाना एक प्रतीकात्मक संदर्भ के तौर पर उभर रहा है। हालांकि ये आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन राजनीतिक माहौल में इसे लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुल मिलाकर के ये पूरा मामला राजनीतिक चर्चा और फिर मीडिया व्याख्या का हिस्सा बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, जिससे बिहार की सियासत में नए सियासी संकेत और संदेश को लेकर के बहस और तेज होने की संभावना है। बिहार पुलिस पर सवाल, दारोगा और महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल। दरअसल बातें हैं कि बिहार पुलिस में एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दारोगा और महिला कांस्टेबल का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग में हरकत मच गया है। मामला सामने आते ही प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया है और फिर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित जिले के एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह साथ ही साथ पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वीडियो कब और किन परिस्थितियों में बनाया गया था। इस घटना के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली और फिर अनुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि विभाग की छवि पर असर न पड़े और फिर अनुशासन बनाए रखा जा सके। जानकी नवमी पर पुनौरा धाम पहुंचे मुख्यमंत्री, मंदिर निर्माण पर दिया बड़ा निर्देश। दरअसल बात है कि जानकी नवमी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पुनौरा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा की और फिर विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद रही और फिर धार्मिक माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मंदिर निर्माण कार्य में किसी भी तरीके की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट को तय समय सीमा के अनुसार दिसंबर 2028 तक हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि ये धार्मिक स्थल भव्य स्वरूप ले सके और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। ये दौरा राज्य सरकार की धार्मिक और फिर सांस्कृतिक परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद यह स्थान न सिर्फ आस्था का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन और स्थानीय विकास को भी नई दिशा देगा। 10,000 में खरीदा बहुमत, प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर तीखा तंज। दरअसल बातें हैं कि बिहार की सियासत में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बार राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये 202 विधायकों का नहीं बल्कि 10,000 से खरीदा गया बहुमत है, जिससे राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर ने सरकार के बहुमत को लेकर के सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जनता के जनादेश का सही प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा है। उनके इस बयान को सत्तापक्ष पर बड़ा राजनीतिक तंज माना जा रहा है, जिससे सियासी बहस और तेज हो गई है। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में नए विवाद की स्थिति बन गई है, जहाँ सत्ता और फिर विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है। 100 गन्ना में बिहार की बड़ी भागीदारी, 8 दिनों में जुड़े 20 लाख परिवार।
जब बिहार में चल रही 100 गन्ना प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 8 दिनों के भीतर करीब 20 लाख नए परिवार इस प्रक्रिया से जुड़ गए हैं, जिससे बिहार में डिजिटल और प्रशासनिक डेटा अपडेट करने की गति तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस अभियान का उद्देश्य बिहार के हर परिवार की सही जानकारी एकत्र करना है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंच सके। लोग ऑनलाइन और फिर स्थानीय स्तर पर दी जा रही सुविधाओं के जरिए आसानी से अपना पंजीकरण कर रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ेगी और विकास कार्यों की सही योजना बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ आने वाले समय में बिहार की सामाजिक और फिर आर्थिक नीतियों को और प्रभावी बनाने में भी ये डेटा अहम भूमिका निभाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, सियासत फिर गरमाई। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई है। जी हां, तेजस्वी यादव के हालिया बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर लालू की पाठशाला अच्छी होती तो आज सम्राट चौधरी की राजनीति की दिशा अलग होती। इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। यह रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, जबकि सरकार विकास के कामों पर फोकस कर रही है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर राजद और उसके नेतृत्व पर हमला माना जा रहा है, जिससे सियासी टकराव और बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में बयान प्रति बयान का दौर फिर से तेज हो गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, जिससे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होने की संभावना है। मखाना किसानों के लिए बड़ी राहत, उत्पादन और खेत पर मिल रहा भारी अनुदान। दरअसल बातें हैं कि बिहार के मखाना किसानों के लिए सरकार ने बड़ी आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मखाना उत्पादन बढ़ाने और खेती को मजबूत बनाने के लिए किसानों को अलग अलग स्तर पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे उनकी आमदनी में सीधा फायदा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि सरकार मखाना उत्पादन पर करीब 71,000 रुपये तक की सहायता दे रही है, जबकि खेत के विकास और फिर तैयारी के लिए लगभग 2 लाख रुपये तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद मखाना खेती को आधुनिक बनाना और किसानों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हो सके। इस पहल से खासकर के बिहार के मखाना उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ खेती की लागत कम होगी, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और बिहार के मखाना उद्योग को और मजबूती मिलेगी। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान, नेतृत्व पर उठे सवाल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में अब कांग्रेस के भीतर भी असंतोष की खबरें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदरूनी मतभेद खुलकर के सामने आने लगे हैं। जानकारी के अनुसार कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की भूमिका पर नाराजगी जताई है। माना जा रहा है कि संगठनात्मक फैसलों और पार्टी की रणनीति को लेकर के दोनों के बीच मतभेद बढ़े हैं, जिससे पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। यह स्थिति बिहार कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पहले से ही बिहार में पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि नेतृत्व इन मतभेदों को कैसे संभालता है। बिहार में योगी मॉडल की तरह सख्ती, बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड हुआ एक्टिव। जी हाँ, दरअसल बातें हैं कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर की सरकार ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय किया है, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर मंचलों और फिर शरारती तत्वों पर नजर रखेगा। इस पहल को महिलाओं की सुरक्षा और फिर उन्हें सुरक्षित माहौल देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से प्रेरित है, जहाँ पर इस तरीके के स्क्वाड पहले से सक्रिय हैं। बिहार में भी अब पुलिस टीमों को स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा, ताकि छेड़छाड़ और उत्पीड़न की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो सके। कुल मिलाकर के इस कदम का उद्देश्य महिलाओं में सुरक्षा की भावनाओं को मजबूत करना है। अगर ये व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो फिर सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बढ़ सकता है और फिर असामाजिक तत्वों पर सख्ती से लगाम लगने की उम्मीद है। बिहार में खेला अभी बाकी है, नीतीश सम्राट की मुलाकात से बड़ी सियासी हलचल। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से सस्पेंस बढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच कथित मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस बैठक को लेकर के कहा जा रहा है कि इसमें कैबिनेट विस्तार और आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा अहम हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में सरकार के अंदर नए समीकरण और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर भी संकेत मिले हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई
आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सीक्रेट मीटिंग के तौर पर देखा जा रहा है। इसी वजह से विपक्ष और फिर सत्ता पक्ष दोनों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में एक नया सस्पेंस पैदा कर दिया है। आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार और गठबंधन की दिशा क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। बंगाल में बड़ा बदलाव, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम बाहर होने की चर्चा। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति और फिर प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़े फैसले को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3 करोड़ 34 लाख लोगों के नाम किसी न किसी प्रक्रिया के तहत लिस्ट से बाहर होने की बात सामने आई है, जिसके बाद पूरे बिहार में सियासी बहस छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि ये मामला मतदाता सूची और फिर सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है, जहाँ पर कई नामों को जाँच के बाद हटाया या फिर अपडेट किया गया है। इस फैसले के बाद विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और सही डेटा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था। वहीं पर कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है, जिससे बिहार का चुनावी माहौल भी प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। सम्राट चौधरी के बयान पर सियासी बवाल, कांग्रेस ने लगाया अपमान का आरोप। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके द्वारा दिए गए बपोती वाले शब्द पर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बयान को लेकर के सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस टिप्पणी को लेकर के नाराजगी जताते हुए कहा कि ये पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपमानजनक है। कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह की भाषा राजनीतिक गरिमा के खिलाफ है और इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाती है। कुल मिलाकर के ये मामला अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में इस पर और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है, जिससे सियासी टकराव और तेज होने की संभावना है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बिहार में सियासी हलचल, कांग्रेस एमएलसी की सीएम सम्राट से मुलाकात। दरअसल बात है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार से पहले राजनीतिक गतिविधि तेज हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह की मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को और बढ़ा दिया है। इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार से आगे बढ़कर के राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब बिहार में नए मंत्रिमंडल के गठन और फिर विभागों के बंटवारे को लेकर के चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले समय में गठबंधन और फिर समीकरणों में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि दोनों पक्षों की ओर से इसे औपचारिक बातचीत बताया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार की सियासी तस्वीर किस दिशा में जाती है और क्या इससे किसी बड़े राजनीतिक बदलाव के संकेत मिलते हैं, ये बड़ा सवाल है। खाने के तुरंत बाद पानी पीना कितना सही, डॉक्टर ने बताया जरूरी हेल्थ टिप्स। दरअसल बात है कि पाचन और स्वास्थ्य को लेकर की एक अहम जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि खाने के तुरंत बाद पानी पीने की आदत शरीर पर असर डाल सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे पाचन प्रक्रिया पर थोड़ा असर पड़ सकता है और शरीर को भोजन पचाने में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर सरीन के मुताबिक बेहतर पाचन के लिए खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज़्यादा पानी पीने से बचना चाहिए। इसकी जगह थोड़ा अंतराल देकर के पानी पीना अधिक फायदेमंद माना जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि सही तरीके से चबा करके खाना, हल्की वॉक करना और फिर संतुलित आहार लेना पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। कुल मिलाकर के ये छोटी छोटी आदतें आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। अगर इन्हें अपनाया जाए तो पेट संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है और फिर शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव रखा जा सकता है। इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती, शादी के बाद युवक फरार, मामला चर्चा में। दरअसल सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक बार फिर से विवाद की वजह बन गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम के जरिए शुरू हुई बातचीत के बाद एक युवक ने अपनी पहचान बदल कर एक लड़की से शादी कर ली, लेकिन बाद में वे अपने छोटे बच्चों के साथ फरार हो गया। इस घटना के बाद सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि युवक ने पहले अपनी असली पहचान छिपा करके खुद को किसी और नाम से पेश किया था और झूठी पहचान के आधार पर रिश्ता आगे बढ़ाया। शादी के बाद जब सच्चाई सामने आने लगी तो फिर हालात बिगड़ गए और आखिरकार वह अपने बेटे को लेकर के गायब हो गया। मामला प्रदेश का है, जहां बताया जाता है कि युवक हिंदू युवक है, लेकिन वे
पहचान छिपा करके मुस्लिम बन करके एक मुस्लिम महिला से शादी की, मुस्लिम लड़के से शादी की 2.5 साल पहले, और 4 माह के बच्चे के साथ अब वो फरार हो गए हैं। युवक का नाम आशीष है। अब पीड़िता न्याय की मांग कर रही है और मामले की जांच की जा रही है। कुल मिलाकर के ये घटना सोशल मीडिया रिश्तों की सच्चाई और सावधानी की अहमियत को फिर से सामने लाती है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है। बॉर्डर पर बड़ा फैसला, नेपाल की गाड़ियों को पेट्रोल डीजल पर रोक। जी हां, भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सीमा के पास कुछ पेट्रोल पंपों पर नेपाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल देने पर रोक लगा दी गई है। इस कदम के बाद बॉर्डर इलाकों में हलचल बढ़ गई है और वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि ये निर्णय सीमा पर ईंधन की अवैध तस्करी और फिर नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि कई जगहों पर फ्यूल का गलत इस्तेमाल और सीमा पार सप्लाई से जुड़ी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये सख्ती जरूरी हो गई है। अब पेट्रोल पंप संचालकों को भी नए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर के ये फैसला सुरक्षा और फिर नियंत्रण के लिहाज से अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही पर असर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी कि ये नियम कितनी सख्ती से लागू होती है और क्या इसमें कोई बदलाव किया जाता है या नहीं। लड़का लड़की का मन हो जाता है, अनंत सिंह के इस बयान पर मचा बवाल। दरअसल बिहार की राजनीति में एक बार फिर से विवादित बयान ने माहौल गर्मा दिया है। एक अनंत सिंह ने अपराध से जुड़े हुए सवाल पर ऐसा जवाब दिया है जिसने सियासी और फिर सामाजिक दोनों स्तर पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा है कि कई बार लड़का लड़की का मन हो जाता है, फिर लोग उसे किडनैप का मामला बता देते हैं। इस बयान के बाद विरोध तेज हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनंत सिंह का ये बयान राज्य में बढ़ते अपराध और फिर अपहरण जैसे मामलों को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में आया था, जब उनके इस बयान को कई लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बताया है, जबकि राजनीतिक हलकों में भी इस तरीके की इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्ष ने इसे कानूनी व्यवस्था को हल्के में लेने वाला बयान करार दिया है। कुल मिलाकर के ये मामला अब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है, जिससे बिहार की सियासत और ज़्यादा गरमाने की संभावना है और कानून व्यवस्था पर बहस तेज हो सकती है। बिहार में चूहे खा गए रिश्वत के पैसे वाला मामला, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान। दरअसल बात है कि बिहार से एक अजीबोगरीब और चर्चित मामला सामने आया है, जिसमें रिश्वत से जुड़ी रकम को लेकर के ऐसा दावा किया गया कि वे चूहों द्वारा खा ली गई। इस केस ने न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में सुर्खियां बटोरी है। अब मामला अदालत तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में आरोपी महिला अधिकारी को लेकर के सुनवाई हुई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस पूरे घटनाक्रमों पर हैरानी जताई है। अदालत ने मामले के तथ्यों को देखते हुए फिलहाल आरोपी अधिकारी को जमानत दे दी है, लेकिन जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की बात कही गई है। कुल मिलाकर के ये मामला भ्रष्टाचार और फिर प्रशासनिक लापरवाही दोनों को लेकर के गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना होगा कि आगे जांच में क्या सामने आता है और फिर ये केस किस दिशा में आगे बढ़ता है। गर्मी की छुट्टियों में रेलवे का बड़ा तोहफा, 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी। दरअसल बात है कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार करीब 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, ताकि बढ़ती भीड़ को संभाला जा सके और लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी हो। इस फैसले से त्यौहार और फिर छुट्टियों के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इन स्पेशल ट्रेनों में बिहार से भी कई महत्वपूर्ण रूट शामिल होंगे। जब बिहार से देश के अलग अलग हिस्सों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और फिर दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और फिर परिवारों को अपने घर आने जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी और वेटिंग लिस्ट का दबाव भी कम होगा। कुल मिलाकर के ये कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। भीड़ भाड़ के समय यात्रा को आसान बनाने के साथ साथ ये व्यवस्था रेलवे की सेवाओं को भी बेहतर बनाएगी, जिससे गर्मी की छुट्टियों में सफर पहले से ज़्यादा सुगम और व्यवस्थित हो सकेगा। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा, मुख्यमंत्री ने दी तेजी से काम करने की सलाह। दरअसल बात है कि बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए सरकार ने इको टूरिज्म पर जोर दिया है। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में इको टूरिज्म की अपार संभावना है और इसे ध्यान में रखते हुए एक समग्र योजना बनाकर के तेजी से काम किया जाना चाहिए। इस पहल से पर्यटन और फिर रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का फोकस प्राकृतिक स्थलों, जंगल क्षेत्रों और फिर ऐतिहासिक जगहों को विकसित करने पर है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक बिहार की ओर आकर्षित हो सके। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार और फिर स्वरोजगार
रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कुल मिलाकर के ये योजना बिहार को एक नए पर्यटन मानचित्र पर लाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो फिर राज्य में यानी कि बिहार में न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि विकास और फिर आय के नए रास्ते भी खुल सकेंगे। दोस्तों, बिहार पुलिस ने नया आदेश जारी किया है पुलिस कर्मियों के लिए कि अब बिहार के कोई भी पुलिस कर्मी माथे पर चंदन टीका नहीं लगा सकेंगे। जी हाँ, यही नहीं, अब किसी भी तरह की ज्वेलरी नहीं पहन सकेंगी। जहाँ खास करके महिला पुलिसकर्मी के लिए ये आदेश है कि वे अब किसी भी तरीके की झुमका, चूड़ी, नथिया, जो भी चीज है सजने वाली या फिर मतलब कि मेकअप करने वाले, वो चीज नहीं लगा सकती हैं। और सभी पुलिसकर्मियों के लिए ये आदेश है कि कोई भी चंदन टीका माथे पर नहीं लगा सकते। जब बिहार में पुलिस वर्दी और अनुशासन को लेकर के ये बड़ा संदेश सामने आया है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ड्यूटी के दौरान वर्दी में किसी भी तरह की ढिलाई या निजी सजावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी पुलिसकर्मी वर्दी में चंदन टीका लगाकर की ड्यूटी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सर्विस रूल के खिलाफ है। डीजीपी ने महिला पुलिसकर्मियों को भी विशेष निर्देश देते हुए कहा कि वे सज धज करके या फिर अत्यधिक मेकअप के साथ ड्यूटी पर नहीं आए। जब पुलिस सेवा में सादगी और फिर अनुशासन जरूरी है और इसका पालन सभी को करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्दी के साथ टोपी पहनना अनिवार्य है। बिना टोपी ड्यूटी करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्रवाई हो सकती है। जब वर्दी के अन्य नियमों पर भी सख्ती दिखाई गई है, वहीं पर बेल्ट पहनना अनिवार्य बताया गया है और ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी सभी उंगलियों में अंगूठी नहीं पहन सकते हैं। इस तरह की चीजें वर्दी की गरिमा के खिलाफ मानी जाती है। डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों को आगाह करते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। इस निर्देश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है और इसे अनुशासन मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दूं कि बिहार में अब पुलिस की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि अनुशासन और पहचान का सख्त प्रतीक बनने जा रही है। सीधा संदेश है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी निजी स्टाइल नहीं चलेगा, न चंदन टीका, न ज्यादा मेकअप, न अंगूठियों का प्रदर्शन और न ही बिना टोपी वर्दी में घूमना। डीजीपी ने साफ कर दिया है कि वर्दी में चंदन टीका लगाकर की ड्यूटी करना सर्विस रूल के खिलाफ है, यानी कि अब धार्मिक या फिर व्यक्तिगत पहचान को वर्दी के ऊपर नहीं रखा जाएगा, वर्दी सबसे ऊपर होगी। महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ड्यूटी पर सादगी जरूरी है। ज्यादा सज धज या फिर भारी मेकअप के साथ आना अब नियमों के खिलाफ माना जाएगा। अब कुछ लोगों को ये सख्ती लग सकती है, लेकिन पुलिस विभाग का तर्क साफ है कि वर्दी में एकरूपता और अनुशासन जरूरी है, तभी जनता के बीच भरोसा बनता है। इसके साथ ही टोपी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि अब बिना कैप ड्यूटी करते दिखे तो फिर सीधे कार्रवाई तय है। बेल्ट भी जरूरी है, मतलब साफ है कि अब फैशन पुलिस नहीं सिर्फ डिसिप्लिन पुलिस दिखेगी। अगर आप बिहार की सड़कों पर गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो आप सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि बिना ट्रैफिक पुलिस के आपका चालान कट सकता है छोटी सी भी गलती पर। क्योंकि बिहार में सड़कों पर अब AI का पहरा रहेगा। जी हाँ, 700 चौक चौराहों पर हाईटेक निगरानी होगी। नियम तोड़ते ही अपने आप चालान कट जाएगा। जी हाँ, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है, अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं ट्रैफिक की तो अब आप पर भारी पड़ सकता है। बिहार की सड़कों को सुरक्षित बनाने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नकेल कसने के लिए बिहार राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी कर ली है। परिवहन विभाग राज्य के लगभग 500 से 700 महत्वपूर्ण चौराहों और फिर उच्च जोखिम वाले कॉरिडोर पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाने जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सड़कों पर पुलिस रहे ना रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों पर सख्ती रहेगी। जी हाँ, ये सिस्टम ऑटोमेटिक ई चालान, तेज रफ्तार पर लगाम और स्मार्ट सिग्नल कंट्रोल के जरिए दुर्घटनाएं कम करेगा। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने बताया है कि इस सिस्टम के लागू होने से न केवल यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगी बल्कि सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। जी हाँ, ITMS सिस्टम खासतौर पर उन लोगों के लिए काल साबित होगा जो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं या रेड लाइट जंप करते हैं। सचिव ने आम जनता से अपील की है कि वे सड़क पार करते समय पूरी सतर्कता बरतें और पैदल यात्रियों के लिए बने फुट ओवर ब्रिज का ही उपयोग करें। सवाल है कि आखिर नियम क्या है और कैसे काम करेगा। तो आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS असल में एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि AI सिस्टम है जो ट्रैफिक कैमरों, अत्याधुनिक सेंसरों और फिर डेटा विश्लेषण की मदद से काम करता है।
दोस्तों, मदरसा हमेशा से हमारे समाज में दीनी तालीम का मजबूत आधार रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को कुरान, हदीस, इस्लामी इतिहास, नैतिकता और इंसानियत की शिक्षा दी जाती है। ये तालीम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती है, बल्कि बच्चों के चरित्र, सोच को भी मजबूत बनाती है। जब मदरसे बच्चों को सही और गलत की पहचान कराते हैं, उन्हें अनुशासन और समाज के प्रति जिम्मेदारी सिखाते हैं। लेकिन आज के समय में सिर्फ दीनी तालीम देना ही काफी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मदरसे के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी भी पेशे में आगे बढ़े, तो उन्हें दुनियावी तालीम से भी जोड़ना होगा। यानी कि मदरसे में सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं, बल्कि दुनियावी तालीम भी देना होगा। हमारे मदरसे में जिस तरह से निजाम अभी चल रही है, जिस तरह से शिक्षा दी जाती है, उसको अब बदलने की जरूरत है। वैसा शिक्षा दीजिए, निजाम चलाइए, लेकिन उसके साथ साथ अब आपको दुनियावी तालीम में भी ऐड करना होगा। जी हाँ, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बच्चों को देना बहुत जरूरी हो गया है आज के डेट में। साइंस, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी जैसी पढ़ाई आज के समय की जरूरत बन गई है, और साथ ही साथ बच्चों पर स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को किसी एक खास स्किल में महारत हासिल करा देते हैं, तो बच्चे की जीवन आगे आसान हो जाएगी। जी हाँ, आज के दौर में, आज के डेट में एक मुसलमान को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ दीनी तालीम देते हैं, दुनियावी से दूर रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आगे चल करके इनके लिए दुनिया में मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी हाँ, वहीं पर अगर आप सिर्फ दुनियावी तालीम देते हैं और दीनी तालीम नहीं देते हैं, जाहिर सी बात है कि आगे चल करके ये दीन से दूर होता चला जाएगा। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देना बहुत जरूरी हो गया है। चाहे सरकारी मदरसे हो या प्राइवेट मदरसे हो, सभी मदरसों में इस तरह के नियम लागू हों जहां पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम देना अनिवार्य कर दिया जाए। दोस्तों, किशनगंज में सोना चांदी कारोबारी पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड पड़ी है। जी हां, किशनगंज में शुक्रवार की शाम अचानक हलचल तेज हो गई। वजह बना शहर का एक बड़ा नाम राजेंद्र ज्वेलर्स, जहां पर आयकर विभाग की टीम ने अचानक से छापेमारी की। ये कोई छोटी मोटी जांच नहीं है, बल्कि सीधी कार्रवाई है जो बिहार के किशनगंज से लेकर के पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक एक साथ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता के बहु बाजार इलाके में स्थित सोना चांदी के कारखाने और रविंद्र सारिनी के शोरूम और ऑफिस पर सुबह से ही टीम ने डेरा डाल रखा था और देर शाम तक जांच जारी रही। अब सवाल यह है कि आखिर मामला क्या है। दरअसल आयकर विभाग को शक है कि इस पूरे कारोबार में बड़े स्तर पर फाइनेंशियल गड़बड़ी हुई है, यानी कि कागजों में कुछ और जमीन पर कुछ और। इसी शक के आधार पर टीम ने सीधे छापा मार करके पूरा रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जांच टीम खातों के बही खाते, खरीद बिक्री के रजिस्टर, बैंक ट्रांजैक्शन, बिल और डिजिटल डेटा तक को खंगाल रही है। यहाँ तक कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जांच के दायरे में है, या ताकि एक एक लेन देन की सच्चाई सामने आ सके। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात रहे ताकि किसी तरह की गड़बड़ी या फिर भीड़ भाड़ से जांच प्रभावित ना हो। जैसे ही रेड की खबर फैली तो शहर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। जब कोई कह रहा है कि बड़ा घोटाला है, तो कोई इसे सामान्य जांच बता रहा है। लेकिन फिलहाल सच्चाई क्या है, ये सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। आयकर विभाग के अधिकारी अभी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, यानी कि अभी कुछ भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से एक साथ कई ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, उससे साफ है कि मामला बड़ा है। अब सबकी नजर इस पर टिकी है कि क्या इस छापेमारी में करोड़ों की गड़बड़ी सामने आएगी, क्या और बड़े नाम भी इस जांच के दायरे में आएंगे, ये सवाल है। फिलहाल किशनगंज से लेकर के कोलकाता तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि सोने के कारोबार में आखिर कितना काला सच छिपा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सीमांचल से एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर 164 नाबालिग बच्चों को ट्रेन से रेस्क्यू किया गया और देखते ही देखते मामला मानव तस्करी से जोड़ दिया गया। लेकिन अब जो सच सामने आया है, उसने पूरी कहानी ही पलट दी है। मामला है मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन का, जहां रेलवे स्टेशन पर पटना पुणे एक्सप्रेस से इन बच्चों को उतारा गया था। जब रात के करीब 2 बजे चला ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि प्रशासन भी सतर्क हो गया। जब बच्चों के साथ जा रहे 8 शिक्षकों पर FIR दर्ज कर दी गई। जब पहली नजर में लगा कि कोई बड़ा मानव तस्करी पकड़ा गया है, ये पुलिस का कहना है, लेकिन कहानी उल्टा साबित हुआ। करीब 12 दिनों तक चली गहन जांच, बच्चों से पूछताछ, अभिभावकों से बातचीत और हर एंगल से जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है, उसने पुलिस को चौंका दिया है, क्योंकि पुलिस इसे मानव तस्करी से जोड़ रहा था। जांच में साफ हुआ है कि बच्चे किसी बहकावे में नहीं थे, न ही कोई जबरदस्ती, बल्कि ये सभी बच्चे अपनी मर्जी और अपने परिवार की सहमति से महाराष्ट्र के मदरसे में पढ़ने जा रहे थे, जो कि किशनगंज, अररिया,
पूर्णिया कटिहार के रहने वाले थे। इन 164 बच्चों में से 144 अररिया के, 16 सुपौल के, एक बच्चा किशनगंज के और एक पूर्णिया से था। यानी कि पूरा मामला सीमांचल से जुड़ा हुआ था। अब आप सोचिए, जिस मामले को पहले मानव तस्करी का नाम दिया गया वह दरअसल शिक्षा के लिए सफर पर निकला था। जांच पूरी होने के बाद सभी बच्चों को वापस किशनगंज लाया गया, जहां उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर में रखा गया। जब काउंसलिंग हुई, दस्तावेज चेक हुए और फिर परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। परिजनों का भी साफ कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को खुद पढ़ने के लिए भेजा था, कोई गलत मंशा से नहीं थी। जहां इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हर संदिग्ध मामला तुरंत तस्करी मान लेनी चाहिए? क्या तस्करी मान लेना सही है या फिर जांच के बाद ही तस्वीर साफ होना चाहिए? फिलहाल इस घटना ने प्रशासन की सतर्कता भी दिखाई है और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि हर कहानी वैसी नहीं होती है जैसी पहली नजर में दिखती है। सीमांचल के इन बच्चों की सफर की कहानी अब सुरक्षित घर वापसी के साथ खत्म हो चुकी है, लेकिन मामला लंबे समय तक चर्चा में जरूर रहेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।